नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर नजर डालेंगे। ये कहानी है एक ट्रेडिंग कंपनी की, जो देखते ही देखते भारत के सबसे अमीर सूबों में से एक बंगाल पर कब्जा कर लेती है। तो चलिए इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। कहानी की शुरुआत ना इसी एक लाइन से होती है। उस जमाने में बंगाल इतना अमीर था, इतना खुशहाल था कि उसे भारत का स्वर्ग कहा जाता था। पर सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या था बंगाल में? क्यों था वो इतना खास? तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि बंगाल की इस बेहिसाब दौलत के पीछे क्या राज था। वो क्या चीजें थीं जो इसे मुगल साम्राज्य का सबसे कीमती हीरा बनाती थीं? तो देखिए, बंगाल मुगल एम्पायर का सबसे अमीर प्रोविंस था। इसमें तो कोई दो राय नहीं। और इसकी एक बड़ी वजह थे मुर्शिद कुली खान जैसे काबिल नवाब, जो काफी हद तक आज़ादी से ही यहाँ हुकूमत कर रहे थे। उन्होंने सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं सुधारा, बल्कि एग्रीकल्चर को, मतलब खेती बाड़ी को बढ़ावा देने के लिए भी कमाल की पॉलिसीज बनाई। और हाँ, शुरू शुरू में तो वो मुगल बादशाह को बराबर लगान भी भेजते रहे, जिससे दिल्ली के साथ उनके रिश्ते भी ठीक ठाक बने रहे। और उन्हीं कमाल की पॉलिसीज में से एक थी ये तकावी ऋण की व्यवस्था। जरा सोचिए, उस दौर में सरकार किसानों को खेती बाड़ी के लिए एडवांस लोन दे रही थी। क्यों? ताकि पैदावार बढ़े और इकोनॉमी मजबूत हो। मतलब ये दिखाता है कि बंगाल के नवाब कितने आगे की सोचते थे, कितने प्रोग्रेसिव थे। लेकिन ये जो सुनहरा दौर था ना, ये हमेशा नहीं रहने वाला था। सत्ता बदली, सिराजुद्दौला नवाब बने और फिर शुरू हुआ अंग्रेजों के साथ टकराव। और यहीं से कहानी ने एक बहुत ही दुखद मोड़ ले लिया। तो हुआ कुछ यूं, 1740 में अलीवर्दी खान ने मुगलों को पैसा भेजना बंद कर दिया। मतलब बंगाल एक तरह से आज़ाद हो गया। फिर 1756 में उनके पोते सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठे। और फिर आई वो तारीख, 20 जून 1756, जिस दिन वो घटना हुई जिसने बंगाल का भविष्य ही बदल डाला, जिसे हम ब्लैक होल ट्रेजेडी या कालकोठरी की त्रासदी के नाम से जानते हैं। अब इस घटना की जो कहानी हमें मिलती है वो Z हॉलवेल नाम के एक अंग्रेज से मिलती है, जो कहते हैं कि वो खुद इस हादसे से जिंदा बचे थे। उनके मुताबिक जो हुआ उसने अंग्रेजों को गुस्से से पागल कर दिया। हाँ, ये बात भी सही है कि बहुत से इतिहासकार हॉलवेल के बताए इन आंकड़ों पर सवाल उठाते हैं, लेकिन इस घटना ने अंग्रेजों को बदला लेने का एक बहुत बड़ा बहाना जरूर दे दिया। हॉलवेल की कहानी के हिसाब से ये वो नंबर था, 146। इतने अंग्रेजों को नवाब की सेना ने कलकत्ता में एक छोटी सी घुटन भरी कोठरी में पूरी रात के लिए ठूंस दिया था। सोचकर देखिए, 146 लोग एक छोटे से कमरे में। और अगली सुबह उस कोठरी से सिर्फ इतने लोग जिंदा बाहर निकले, सिर्फ 23। इस खबर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में हड़कंप मचा दिया और उन्होंने तय कर लिया कि अब नवाब को सबक सिखाना ही होगा। और इसके बाद जो हुआ वो इंडियन हिस्ट्री का शायद सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, पलासी का युद्ध। पर सच कहूं तो ये युद्ध हथियारों से कम और धोखे से ज्यादा लड़ा गया था। ये एक लड़ाई कम, एक सोची समझी साजिश ज्यादा थी। तो तारीख थी 23 जून 1757। एक तरफ थे रॉबर्ट क्लाइव अपनी मुट्ठी भर सेना के साथ, और दूसरी तरफ नवाब सिराजुद्दौला की एक बहुत बड़ी फौज। मतलब कागज पर देखें तो नवाब की जीत बिल्कुल पक्की लग रही थी, लेकिन मैदान में तो कहानी कुछ और ही लिखी जानी थी। और इस लड़ाई का सबसे बड़ा सच यही है, नवाब की हार की वजह अंग्रेजों की तोपें नहीं बल्कि अपनों का ही धोखा था। उनके अपने सेनापति मीर जाफर ने अपनी सेना की टुकड़ी को लड़ने से ही रोक दिया। अब सवाल यह है कि क्यों? शायद नवाब बनने का लालच था, या फिर अंग्रेजों की बढ़ती ताकत को देखकर उन्होंने पाला बदलना ही सही समझा। वजह जो भी रही हो, अंजाम बंगाल के लिए बहुत खतरनाक था। हाँ, ये भी याद रखना चाहिए कि मोहनलाल और मीर मदान जैसे कुछ वफादार सेनापति अपनी आखिरी सांस तक नवाब के लिए लड़ते रहे। लड़ाई के बाद साजिश कामयाब हो गई। अंग्रेजों ने मीर जाफर को उसकी गद्दारी का इनाम दिया और उसे बंगाल का नया नवाब बना दिया। लेकिन असल में वो सिर्फ एक कठपुतली नवाब था, जिसकी असली डोर रॉबर्ट क्लाइव के हाथों में थी। देखिए, पलासी अगर एक साजिश थी तो बक्सर वो एक असली जंग थी। ये वो लड़ाई थी जिसने पक्के तौर पर यह तय कर दिया कि बंगाल का असली मालिक कौन होगा, और यहीं से ब्रिटिश राज की असली नींव पड़ी। इस बीच एक और दिलचस्प मोड़ आता है। मीर जाफर के बाद जो नवाब बने मीर कासिम, उन्होंने अंग्रेजों के चंगुल से निकलने की एक कोशिश की, और उनका पहला कदम था अपनी राजधानी बदलना। वो सत्ता का सेंटर मुर्शिदाबाद से सीधा मुंगेर ले गए। क्यों?
ताकि अंग्रेजों के दखल से दूर रहकर वो चुपचाप अपनी ताकत को फिर से खड़ा कर सके। और मीर कासिम की इसी कोशिश का नतीजा था 1764 का बक्सर का युद्ध। इस बार अंग्रेजों का सामना किसी एक नवाब से नहीं था, बल्कि हिंदुस्तान की 3 बड़ी ताकतों की मिली-जुली फौज से था। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और तो और खुद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। लेकिन हेक्टर मुनरो के लीडरशिप में कंपनी की सेना ने इस मजबूत गठबंधन को भी बुरी तरह हरा दिया। और यहीं पर सबसे बड़ा फर्क साफ हो जाता है। पलासी धोखे से जीती गई थी, लेकिन बक्सर को उन्होंने अपनी फौजी ताकत के दम पर जीता था। इस लड़ाई ने ये साबित कर दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर बन चुकी। तो आखिर में हम घूम फिरकर उसी सवाल पर आते हैं, एक ट्रेडिंग कंपनी भारत के सबसे अमीर प्रांत की मालिक कैसे बन बैठी? तो जैसा हमने देखा, ये कहानी सिर्फ तोप और तलवार की नहीं है। ये कहानी है बंगाल की अपनी अंदरूनी कमजोरियों की, कुछ लोगों के अपने लालच की, जिसने विश्वासघात को जन्म दिया। और हाँ, ये कहानी अंग्रेजों की उस चालाक रणनीति की भी है, जिसमें उन्होंने धोखे और ताकत दोनों का बिल्कुल सही समय पर इस्तेमाल किया। सच में सोचने वाली बात है।